चलो देखो, तो हम लोगों को आज पढ़ना था आधातु, है ना। आधातु नहीं पढ़ाए थे। क्या है? आधातु, आधातु बोलते हैं नॉन मेटल। अब देखो आधातु या नॉन मेटल की डिफिनेशन क्या होगी। ये क्या होती है धातु? एक तत्व होती है, ठीक। तो डिफिनेशन लिखो, एक ऐसे तत्व जो सामान्य अवस्था में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। देखो, अगर हम बात करें आधातु या फिर नॉन मेटल की, ठीक, तो एक ऐसे तत्व जो सामान्य अवस्था में एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या करते हैं ये इलेक्ट्रॉन? क्या करते हैं? ये त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण करते हैं, ठीक। जैसे कौन सा ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। इसका अगर मान लें हम इसका परमाणु क्रमांक क्या है, तो उसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, 2, 6। इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 2, 6। अब बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8। तो ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये किसी से ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाएगा? उतना इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ये, उतना निगेटिव चार्ज। अब इसके पास जो ये 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हाँ, तो हो जाएगा 8। यही ऑक्सीजन माइनस जो है, तो हम लोग लिखी है ऑक्सीजन माइनस, इसमें हो जाएगा 2, 8, यानी टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8, 2, 10, यानी ऑक्सीजन माइनस पर 10 इलेक्ट्रॉन। तो हो जाएगा आधातु। फिर उसकी डिफिनेशन नोट कर लो, फिर दूसरी डिफिनेशन दूसरे तरीके से बताया जाए। अब अगर हम देखें इसकी दूसरे तरीके से इसका डिफिनेशन, तो क्या हो जाएगा? आधातुएं वे तत्व होती हैं जो आधातुएं वे तत्व होती हैं जो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन क्या करती हैं? ये 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। आधातुएं वे तत्व होती हैं जो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। आधातुएं वे तत्व होती हैं जो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, ठीक।
अगर ग्रहण कर रहे हैं क्या हो जाएंगी वो, अधातु हो जाएंगी। ठीक, हाँ। अब कोई ऐसी अधातु बताओ जो क्या करेगी, पहले तत्व तो बताओ जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे। ठीक, तो क्लोरीन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 2 8 7। तो बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। या फिर इसी को जो हम लोग लिखे हैं, इसी डेफिनेशन को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, जिसके बाहरी कक्षक में, बाहरी कक्षक में कितना, 7 6 5 इलेक्ट्रॉन हो। अगर बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 5 6 7, 7 6 5, एक इतने इलेक्ट्रॉन हैं, चाहे 7 हो चाहे 6 हो चाहे 5 हो, क्या होगा वो, अधातु होगा। ठीक, हाँ, हमसे कहा जाएगा कि धातु और अधातु बताइए कौन से धातु है कौन से अधातु है, तो हम बता देंगे अगर 5 रहेगा तो अधातु है, 6 रहेगा तो अधातु है, 7 है तो अधातु है। ठीक, अगर इस तरीके से है तो इलेक्ट्रॉन क्या, अगर ग्रहण करने के लिए कहा गया है, कोई है एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 2 ग्रहण कर रहा है, 3 ग्रहण कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है क्या होगा, वो अधातु होगा। अब ऐसे देखो, ये क्लोरीन में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक अष्टक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर लिख देंगे, एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर है क्लोरीन माइनस, एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो एक माइनस आ जाएगा, एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्लोरीन माइनस हो जाएगा। अब क्लोरीन माइनस में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 8 8 इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसका बाहरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है कि क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अष्टक इसका पूरा हो जाएगा, बाहरी कक्षक पूरा कंप्लीट। अब ये किसी से क्रिया नहीं करेगा। कोई तत्व क्रिया क्यों करते हैं, तो वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अगर उनका अष्टक पूरा है तो क्रिया ही नहीं करेंगे, उसको बोलते हैं अक्रिय, वो अक्रिय रहेंगे, क्रिया ही नहीं करेंगे, ये होती है धातुएं। ठीक, अब अधातुओं का अगर हम गुण देखें ना, अधातु समझ में आ गया। ठीक, अब हम देखें अगर अधातुओं का गुण तो क्या होगा, अधातुओं का गुण, अधातुओं के गुण, उस क्लास में है वो, अधातुओं के गुण। ठीक, अब देखो अधातुओं के गुण में, जैसे हम वहाँ देखे थे धातु में क्या होता था, चमक। ठीक, तो चमक में अगर हम बात करें तो अधातु में चमक होता है, तो अधातु में चमक नहीं पाया जाता, लेकिन अंदर क्या है, अपवाद होता है। तो लिखो धातुओं में चमक नहीं पाया जाता है, धातुओं में चमक नहीं पाया जाता है। ठीक, धातुओं में चमक नहीं पाया जाता है। अब इसमें अपवाद जो होता है, ठीक, अगर मान लें हम अपवाद को यहीं पर लिखिए, क्या हो जाएगा, लेकिन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, अधातु है। ग्रेफाइट किसका अपर रूप है, हाँ ये होता है ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप, किसका होता है, कार्बन का अपर रूप है। ठीक, लेकिन ग्रेफाइट में चमक पाया जाता है, चमक पाया जाता है। ठीक, अब जैसे उसमें हम पढ़े थे तन्यता का गुण, क्या पढ़े थे, तन्यता का गुण। तन्यता का मतलब क्या होता है, तन्यता का मतलब होता है किसी को खींचकर तार के रूप में बड़ा करना है, लंबा कर देना। ठीक, तो अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। पहले देखो यहाँ पर हमें मिस्टेक कर दी है, क्या पढ़ा रहे हैं, अधातु। ठीक, तो हो जाएगा अधातु। ठीक, अधातुओं में चमक नहीं पाया जाता है। ठीक, क्योंकि जो धातु होते हैं उसमें चमक पाया जाता है। ठीक, अब देखो तन्यता, तो अधातुएं क्या होती हैं,
अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता है। तन्यता का गुण नहीं होता है। यानी कि अगर अधातुओं की बात करें तो उसको हम तार के रूप में नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक। हाँ, और दूसरा क्या होता है, आघात वर्जनीयता। आघात वर्जनीयता का मतलब होता है आघात, यानी चोट मारकर क्या करना, चादर के रूप में बड़ा करना, ठीक। तो अधातु में आघात वर्जनीयता का गुण भी नहीं पाया जाता है, ठीक। हम लिखेंगे आघात वर्जनीयता। आघात वर्जनीयता, ठीक। तो लिखेंगे अधातुओं में आघात वर्जनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि अधातुएं क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। भंगुर का मतलब अगर हम उस पर थोड़ा भी चोट मारेंगे क्या होगा, वो टूट जाएंगे तुरंत, ठीक। अधातुएं क्या होती हैं, भंगुर होती हैं। तो क्या होगा, इसमें चमक हो गया, तन्यता हो गया और आघात वर्जनीयता हो गया, ठीक। और लास्ट में अगर हम देखें तो ध्वनिक एक गुण होता है, ध्वनि का, ठीक। जो धातुएं होती है उसमें ध्वनि गुण पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो धातुओं में ध्वनि गुण पाया जाता है, ठीक। अगर हम उसमें चोट मारे थोड़ा भी तो क्या होगा, ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन अधातुओं में ध्वनि का गुण नहीं पाया जाता है, यानी कि उसमें चोट मारने ध्वनि नहीं उत्पन्न होती है, ठीक। उसके बाद अब हमें पढ़ना है रासायनिक गुण। अधातुओं की रासायनिक गुण, ठीक। अब हम क्या पढ़ेंगे, अधातुओं के रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ऑक्सीजन से क्रिया, ठीक। जब अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे क्या बनाएंगे, O2 के साथ अभिक्रिया, ठीक। अब बताइए, अगर मान लीजिए अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे क्या बनाएंगी, तो ऑक्साइड बनाएंगी। अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं कि क्षारीय होती हैं, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होती हैं, ठीक। धातु को लिखेंगे हम, ठीक। क्या लिखें, अधातु। तो अधातु में क्या हो जाएगा, जैसे सल्फर। सल्फर क्या है, अधातु है, ठीक। ये अधातु ये भी है, ऑक्सीजन क्या है, अधातु। जितनी भी गैसें होती हैं सभी अधातु होती हैं, ठीक। तो हमें सल्फर क्या है, अधातु है, लेकिन हमें पढ़ना है अधातु के साथ किसकी अभिक्रिया, ऑक्सीजन की, ठीक। तो क्या बन जाएगा, SO2। SO2 क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब दूसरा हो जाएगा, मान लीजिए N क्या है, नाइट्रोजन। अगर इसका हम लिखें तो क्या हो जाएगा, ये बनाएगा N2O। क्या बनाएगा, N2O। N2O क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। इसको बोलते हैं लाफिंग गैस। क्या होता है, लाफिंग गैस, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। और तो कोई भी अधातु लिखेंगे, दूसरे साइड क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। तो हो जाएगा ऑक्सीजन की अधातुओं से अभिक्रिया, ठीक। और इनका सबका क्या होगा, अम्लीय होगा, क्षारीय होगा गुण। ये गुण कैसा होगा, क्या होगा, अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ठीक। आप देखिए आगे और क्या पढ़ाए थे, धातु तो हम लोग पूरा पढ़ लिए थे, ये अधातु थोड़ा सा बचा हुआ था, इसको भी पढ़ लिए। आयनिक यौगिक पढ़ लिए हैं, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, धातुओं की प्राप्ति कुछ पढ़ाया गया है, चलिए बताइए। धातुओं की प्राप्ति थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। धातुओं की
चलिए बताइए, अगर पढ़ाए हो तो क्या पढ़ाए थे धातु की प्राप्ति में सबसे पहले, अगर पढ़ाया गया हो तो? धातुएं कहाँ पाई जाती हैं? अगर हम बात करें धातुओं की, धातुएं कहाँ पाई जाती हैं? पृथ्वी पर पाई जाती हैं, और दूसरा समुद्र में। ठीक, पृथ्वी पर परपटी में पाई जाती हैं, भूपरपटी में, और दूसरा समुद्र में। समुद्र में पाई जाती है लवण के रूप में, जैसे NaCl। ठीक, तो धातु प्राप्ति में अगर हम बात करें तो पृथ्वी पर तथा समुद्र में। दो तरीके से हम पढ़े थे, इसको भी लिखा दिया गया है ना, ये लिखा गया है, पता है जी? ठीक है, देखो तो धातुओं की प्राप्ति में लिखो, धातुएं पृथ्वी पर भूपरपटी, ठीक, धातुएं पृथ्वी पर भूपरपटी तथा समुद्र में लवण के रूप में पाई जाती हैं। अब लवण में भी हम लिख सकते हैं NaCl। ठीक, NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से क्या होगा? धातु की प्राप्ति। ठीक, और धातु की प्राप्ति भी दो तरीके से होती है। कौन कौन सी? मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। ठीक, नोट कर लिए? अब देखो आगे, धातुएं दो तरीके से पाई जाती हैं, मुक्त अवस्था, और दूसरा क्या बताए थे? संयुक्त अवस्था। देखना शायद इसको तो बताया गया है ना, हमें तो याद आ रहा है कि हम इसे पढ़ा दिए थे, दोबारा पढ़ा रहे हैं। ठीक, अब देखो, अगर बात करें मुक्त अवस्था में, तो कौन सी धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाएंगी और कौन सी संयुक्त अवस्था में? तो कौन सी धातु पाई जाएंगी? वे धातुएं जिनकी अभिक्रियाशीलता अधिक होती है, वो कैसे पाई जाती हैं? संयुक्त अवस्था में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होगी, किसी से भी क्या करेंगे? आसानी से क्रिया कर लेंगे, इसलिए क्या हो जाएंगे वो संयुक्त अवस्था में। लेकिन वे धातु जो क्या होती हैं? कम अभिक्रियाशील, यानी कि विद्युत रासायनिक श्रेणी जो हम पढ़ाएं उसमें सबसे लास्ट में जो धातु है वो बहुत कम क्रियाशील होती है, वो क्या होगी? मुक्त अवस्था में। जैसे प्लेटिनम, ये किसी से क्रिया ही नहीं करेगा। ठीक, Au क्या होता है? सिल्वर। हाँ सुनो, ठीक, प्लेटिनम हो गया, Au हो गया, Ag हो गया, ये सब क्या होते हैं? बहुत कम क्रियाशील है, ये किसी से क्रिया ही नहीं करती हैं। ठीक, अब क्रिया नहीं करेंगे, कहीं अगर मान लो इसको हम खोजें, ठीक, भूपरपटी में, खदान में कहीं मिलेगा तो ये कैसे मिलेगा? मुक्त अवस्था में। मतलब इसमें अगर साफ कर ले बस ऊपर से कुछ, ऐसा नहीं कि किसी साथ ही मिला रहेगा, बस साफ करना होगा बस। तो ये संयुक्त अवस्था में क्या होगा? इसमें क्या लिखेंगे हम? ऐसी धातुएं जिनकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है वो क्या होती है? संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बताइए क्या होगा? Li हो गया, K हो गया, बेरिलियम हो गया, ठीक, और Sr पढ़ाए थे, और Cr क्या हो गया? निकेल हो गया। इन सब की क्रियाशीलता क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये कहीं मिलेंगे तो ये अकेले नहीं मिलेंगे, कई धातुओं के साथ क्या होंगे? मिले हुए रहेंगे, इसको बोलते हैं संयुक्त अवस्था। ठीक, तो इसकी डिफिनेशन लिखो मुक्त अवस्था की। लिखो, ऐसी धातुएं जिनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, ऐसी धातुएं जिनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है वे मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। उसके बाद एग्जाम्पल में लिखना प्लेटिनम और सिल्वर और गोल्ड। कर लिए? अब संयुक्त अवस्था वाला भी वैसे लिख लो, और नीचे जो एग्जाम्पल लिखा उसको लिख लो।
नोट कर लिए। अब इसे थोड़ा सा बचा हुआ है बस, ठीक। ऐसे हमको पढ़ना है खनिज। देखो इसको हम बता दे रहे हैं, इसको होमवर्क में कर लेना। जो खनिज क्या है, ठीक। तो भूपर्पटी में, ठीक, धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं। अब वो भूपर्पटी में कैसे पाई जाती है? हो सकता है किसी के साथ मिली हो या फिर क्या हो, मुक्त अवस्था में हो, क्योंकि हम दो अवस्था देखे हैं, संयुक्त और मुक्त। तो इसीलिए हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। खनिज क्या होगी? वे धातुएं जो भूपर्पटी में जिस अवस्था में पाई जाती हैं, कैसे भी हो, चाहे मुक्त अवस्था में चाहे संयुक्त अवस्था में हो, उसे हम क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे, ठीक। भूपर्पटी में धातुएं जिस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक। भूपर्पटी में धातुएं जिस अवस्था में पाई जाती हैं उसे हम खनिज कहते हैं। क्योंकि वहां पर क्या होंगी? अशुद्धियां भी मिली होंगी। तो खनिज समझ में आ गया। तो मान लो अगर खनिज की डिफिनेशन देना हो तो जो खदान होता है, ठीक, जैसे हम वहां से निकाल कर लाएंगे तो उसको हम बोल देंगे खनिज, ठीक। चाहे उसमें थोड़ा सा कुछ भी मिला हो, चाहे कम मिला हो, चाहे बिल्कुल कुछ ना मिला हो। इसीलिए बताया गया संयुक्त चाहे मुक्त कुछ भी हो तो उसको हम खनिज बोलेंगे, ठीक। अब दूसरा होता है अयस्क। क्या होता है? अयस्क। पहले इसको समझो क्या है अयस्क। तो सबको हम जो जितने भी खनिज होते हैं सबको अयस्क नहीं बोलते हैं, ठीक। वही खनिज क्या होगा? अयस्क होगा जिसको हम क्या करें? कम पैसे में और आसानी से क्या करें? हम क्या प्राप्त करें? धातु प्राप्त कर लें, ठीक। शुद्ध धातु प्राप्त कर लेते हैं, ठीक। उस खनिज को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं, ठीक। तो ऐसे खनिज जिनसे हम आसानी व कम लागत में धातुओं को प्राप्त करते हैं, फिर शोधन कर लेते हैं, उसे बोलते हैं अयस्क, ठीक। अब आएगा, मान लीजिए खनिज व अयस्क में क्या अंतर है। तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। वही खनिज अयस्क होंगे जिनसे हम क्या करेंगे? आसानी से और ज्यादा भी हमको मिले ना, तभी तो हमारा लाभ होगा, ठीक। कम पैसे में और अधिक हम प्राप्त करें आसानी से, उसको बोलते हैं अयस्क, ठीक। लिखो, वे खनिज जिनसे हम कम लागत व आसानी से धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, उसे अयस्क कहते हैं। उसे अयस्क कहते हैं, ठीक। अब इतना पढ़ कर दिया। थोड़ा सा अच्छा हुआ।